नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्लेटफॉर्म बहुत ही शानदार साबित होने वाला है और ये सीरीज को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर कोई किसी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा यहाँ से। इसमें केवल क्वेश्चन आंसर नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के साथ पूरा डिटेल्स डिस्कशन होगा, जहां पे आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको 10 क्वेश्चन तैयार कराया जाएगा। चलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, कौन सी पंचवर्षीय योजना, एक सेकंड थोड़ा सा कलर सेलेक्ट कर ले हम। कलर रेड रखते हैं। कहा जा रहा है पहला क्वेश्चन आपका, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, सी पंचम पंचवर्षीय योजना, डी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब आइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विषय में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करें। देखिए, कहा जा रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल को अपनाया था। नेहरू ने किस मॉडल को अपनाया था? महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण था। यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में विकास मुख्य लक्ष्य क्या था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का? औद्योगिक क्षेत्र में विकास। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है इसमें, 1956 की औद्योगिक नीति में आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना से ही बुनियादी और पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थान की दिशा में दृढ़ निश्चयी प्रयास किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट कहा जा रहा है भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला के जल विद्युत परियोजनाएं और 5 इस्पात संयंत्र क्रमशः सोवियत संघ, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी की मदद से स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा पूछा जाता है। भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला में जल विद्युत परियोजनाएं और 5 इस्पात संयंत्र क्रमशः सोवियत संघ, अगर सोवियत संघ कहे हैं तो वर्तमान में रसिया को मान लीजिए, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी की मदद से स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग में प्रतिस्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 2016, बी 2015, सी 2018, डी 2017। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, यानी कि 2015। 2015 में योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है, योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बना दिया गया। ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, कितना बार रिपीट हुआ है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि किस वर्ष योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया? 2015 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? यानी कि साउथ अफ्रीका में, आप लोग को पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका में ही रंगभेद जो है शुरुआत वहीं से माना जाता है, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा था कि साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी गए थे तो उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। ठीक है, तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को, यानी कि जो गोरे और काले का जो डिफरेंस था,
यानी कि अंग्रेजों के तरफ से साउथ अफ्रीका के लोग काले होते हैं, इंडियन को भी काला कहा जाता था, लेकिन जो ब्रिटेन जो अंग्रेज थे वो अपने आप को गोरे समझते थे और गोरे होते भी हैं। तो इन दोनों के बीच को रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? आपके ऑप्शन है ए नेल्सन मंडेला, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी अल्बर्ट जॉन लुटुली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा नेल्सन मंडेला। अब नेल्सन मंडेला आए हैं तो नेल्सन मंडेला के विषय में हम लोग थोड़ा सा पॉइंट जानने का प्रयास करेंगे। आइए नेल्सन मंडेला के विषय में हम लोग कुछ पॉइंट जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति यानी कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। मंडेला को रंगभेद विरोधी आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अब देखिए 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। पाकिस्तानी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान के अलावा वह यह पुरस्कार पाने वाले एकमात्र गैर भारतीय हैं। आपको बताते चलो कि भारत रत्न जो है वो केवल भारतीय नागरिक को दिया जाता है, ठीक है। किसी विशेष परिस्थिति में दिया गया था, लेकिन अभी तो वर्तमान में भारत रत्न भारतीय नागरिक को ही दिया जाता है। और भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक। तो एक तो दिया गया पाकिस्तानी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान को और दूसरा दिया गया नेल्सन मंडेला को, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट में कहा जा रहा है नेल्सन मंडेला 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। नेल्सन मंडेला 1994 से 1999 तक साउथ अफ्रीका के क्या थे? राष्ट्रपति थे। अगला पॉइंट कहा जा रहा है वे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। अश्वेत राष्ट्रपति कहने का मतलब है कि अंग्रेज छोड़कर, यानी अंग्रेज को हटा दीजिए, यानी कि किसी भी साउथ अफ्रीका के अलावा किसी भी देश को हटा दीजिए, यानी कि साउथ अफ्रीका का लोकल जो थे वो सबसे पहला अगर राष्ट्रपति बने, अश्वेत का मतलब कि गोरे लोग को छोड़कर, यानी कि अंग्रेजों को छोड़कर, पुर्तगीज को छोड़कर, ये सब को छोड़कर अगर बने तो सबसे पहला राष्ट्रपति ये बने थे कौन? नेल्सन मंडेला। चलिए अगला पॉइंट कहा जा रहा है नेल्सन मंडेला को सरकार ने देश में रंगभेद सरकार को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित किया। यानी नेल्सन मंडेला की जो सरकार बनी उन्होंने रंगभेद को खत्म करने का प्रयास किया, ठीक है। उसी पर उन्होंने काम भी किया, जिसने कानून द्वारा लागू नस्लीय अलगाव पर ध्यान केंद्रित किया था। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम द ऑटोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की ऑटोग्राफी है। ऑटोग्राफी कहा जाता है कि अपनी कहानी जो लिखते हैं, अपना जीवनी खुद लिखते हैं, उसे ऑटोग्राफ कहा जाता है। तो नेल्सन मंडेला ने अपनी कहानी यानी कि अपनी जीवनी खुद लिखी है। उस पुस्तक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। तो ये इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा सा और इसमें पॉइंट बचा है और मैं बता दूं, यही नेल्सन मंडेला जी हैं, ठीक है। देख लीजिए, देखिए और एक चीज बता दो कि 1990 में तो हम लोगों ने देखा कि इनको भारत रत्न सम्मान मिला था, और 1993 में यानी कि 1993 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, हमने टाइप नहीं किया है तो आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा। 1990 में भारत रत्न और 1993 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, अगला क्वेश्चन है किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल आए हैं तो थोड़ा सा हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए सरदार पटेल जी ने लगभग 562 रियासतों को भारत में विलय करके भारत के एकीकरण में मुख्य योगदान दिया। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
ठीक है। सरदार पटेल जी ने लगभग 562 रियासत का मतलब कि पहले भारत जो था ऐसा भारत नहीं था जैसे हम लोग आज देख रहे हैं। इसमें क्या है कि भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है। जैसे गांव का आज हम लोग देख रहे हैं, जैसे जिला देखते हैं, राज्य देख रहे हैं, ब्लॉक देखते हैं। तो ऐसे छोटा छोटा जो जैसे जिला लेवल पर कोई राजा बन गया था उसका अपना राज होता था। तो ऐसे लगभग 562 रियासतों को मिलाकर भारत में विलय करके भारत के एकीकरण में मुख्य योगदान दिया था। उन सभी को आपस में मिलाकर भारत में शामिल करके एक नया भारत बना था, उसमें एकीकरण किया गया था, ठीक। अगला पॉइंट है हमारा, सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष तथा भारत का विस्मारक के रूप में जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है और भारत का विस्मारक भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, स्वतंत्र भारत यानी कि जब भारत आजाद हो गया तो सबसे पहला अगर गृह मंत्री आपसे पूछा जाए तो सरदार पटेल, ठीक है। और इनको माना जाता है कि ये उप प्रधानमंत्री, अभी तो वर्तमान में उप प्रधानमंत्री नहीं होते हैं लेकिन ये उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है बारदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के कारण उन्हें लोकप्रिय उपनाम सरदार मिला, जिसका अर्थ है नेता या प्रमुख। अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम वल्लभ भाई पटेल था लेकिन इनको सरदार की उपाधि दी गई। और सरदार की उपाधि कब दी गई? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में ये अपना अहम भूमिका निभाते हैं। तो वहां के यानी कि गुजरात के लोगों ने, बारदोली गुजरात में, गुजरात के लोगों ने, बारदोली के लोगों ने इनको सरदार की उपाधि दी। और कि बारदोली में अगर देखें कि बारदोली में सरदार का मतलब क्या होता था, तो उसका मतलब होता था नेता या प्रमुख। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। उन्होंने 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 46वें सत्र यानी कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची अधिवेशन, कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए हैं। ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 में भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की शुरुआत भी की है, ठीक है। 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का शुरुआत भी किया गया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, अगर वीडियो लंबा होता है तो प्लीज स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो इसका मतलब कि कंटेंट बढ़ रहा है। तो कंटेंट जितना बढ़ेगा आपके आगे आने वाले एग्जाम में उतना बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किन्हें माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए होमी जहांगीर भाभा, बी विक्रम साराभाई, सी सीवी रमन, डी वेंकटरमन राधाकृष्णन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को भारत